हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेला लेक्स वेयर लॉ बिकम सिंपल। मैं नाज हूँ और प्लेलिस्ट का आज सेकंड दिन है जहां हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर 1 यानी कि सेक्शन 3 से लेकर 19 करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पहला लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन को। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें हम सेक्शन 3 से लेकर 9 को इजी लैंग्वेज में डील करते हैं। हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर ए ने बी को ऑफर दिया लेकिन बी के पास वो ऑफर पहुंचा ही नहीं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। और इसी क्वेश्चन का आंसर हमें सेक्शन 3 में मिलता है। तो चलिए सेक्शन 3 को हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 3 कहते हैं कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन कैसे होगा, प्रपोजल के एक्सेप्टेंस कैसे होगा और प्रपोजल का रिवोकेशन या कैसे उसको वापस लिया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपना बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। अगर प्रपोजल का एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन दूसरे व्यक्ति को पता ही ना चले तो इसका लीगल इफेक्ट कोई अलग हो सकता है। और कम्युनिकेशन को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ए ने व्हाट्सएप पर बी को मैसेज किया कि मैं अपना बुक 500 में बेचना चाहता हूँ। और जब बी ने इसको देखा तो ये कम्युनिकेशन हो गया है प्रपोजल। लेकिन जब बी ने बोला कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तब ये क्या हुआ? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन बी के देखने से पहले या ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले ए ने उस ऑफर को विथड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया रिवोकेशन का कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सिर्फ लेटर से ही नहीं, आज के टाइम में व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस के थ्रू भी या किसी भी वैलिड मोड से हो सकता है। तो याद रखना, कम्युनिकेशन अगर होगा तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एक इम्पॉर्टेंट बात, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल यानी कि सेक्शन 3 कम्युनिकेशन कैसे होती है ये बताती है। और सेक्शन जो 4 है हम आगे पढ़ेंगे, वो हमें बताता है कि कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। तो चलिए हम सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 4 की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। और ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इस सेक्शन से। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर ए ने बी को ऑफर भेज दिया तो क्या सिर्फ भेजने से ही कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है? नहीं। और इसी बात का जवाब हमें सेक्शन 4 देता है। सबसे पहले बेयर एक्ट को समझते हैं। सेक्शन 4 बताता है कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और रिवोकेशन की कम्युनिकेशन लीगली कंप्लीट कब मानी जाती है। सबसे पहले प्रपोजल की कम्युनिकेशन को समझते हैं। लॉ कहते हैं कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है उसके नॉलेज में वो प्रपोजल आ जाए। मतलब सिर्फ ऑफर भेजना काफी नहीं है। जब सामने वाले को ऑफर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तब प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन को समझते हैं। यह सेक्शन 4 दो अलग रूल्स बताता है। पहला, प्रपोजल के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब एक्सेप्टेंस को भेज देता है और वो उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है, जैसे लेटर पोस्ट कर देना। लेकिन एक्सेप्टर का अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब एक्सेप्टेंस प्रपोजल की नॉलेज में आ जाती है। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए ये बी को ऑफर लेटर भेजता है। मंडे को बी को ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है। इसका मतलब मंडे को प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई क्योंकि ऑफर बी को नॉलेज आ गया। अब बी ऑफर एक्सेप्ट करने की फैसला करता है। ट्विस्ट को बी एक्सेप्टेंस के लेटर पोस्ट कर देता है। जैसे ही बी लेटर पोस्ट करता है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजल यानी ए के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब लेटर ट्रैवल करता है और थर्सडे को मतलब ए को एक्सेप्टेंस का लेटर रिसीव हो जाती है।
अब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर यानी बी के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ए के नॉलेज आ गई है। तो फाइनली क्या हुआ, मंडे को प्रपोजल की कम्युनिकेशन जो टू मतलब कम्युनिकेटेड टू बी हो गया। ट्यूसडे को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुए अगेंस्ट ए और थर्सडे को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई अगेंस्ट बी, मतलब एक्सेप्टर के हिसाब से। तो आशा करती हूँ आपको ये बात समझ आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में, अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये हमें ये बताता है कि एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हम कब तक कर सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर मैंने ऑफर दिया है तो क्या मैं उस ऑफर का रिवोकेशन कभी भी कर सकती हूँ? तो इसका आंसर है नहीं। और इसी बात को एक्सप्लेन करता है सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 को हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं प्रपोजल का या रिवोकेशन के बारे में। मान लीजिए ए ने ऑफर सेंड किया है बी को 1 जून में, और बी ने पोस्ट किया है कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया 3 जून को। तो उसके बाद अगर ये चाहेगा तो उस ऑफर का रिवोकेशन नहीं कर सकता। लेकिन 3 जून से पहले जब ए ने ऑफर भेजा है और बी ने एक्सेप्ट करके उसको पोस्ट नहीं कर दिया, तब तक ये उसको रिजेक्ट कर सकता है और उसको वैलिड वैलिड भी कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन की। अब मान लीजिए बी ने पोस्ट करा है कि उसने एक्सेप्ट किया और वो ए के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं, तब तक बी उसको रिमूव कर सकता है। ये हर बात पे मतलब एप्लीकेबल नहीं होता है, ये कभी कभी एप्लीकेबल होता है। इस बात को याद रखें। हम बात करते हैं सेक्शन 6 की, जो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करता है। इसे समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या एक बार ऑफर देने से वो हमेशा के लिए ओपन रहता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। हम सेक्शन 6 कहते हैं 4 रीजन से ऑफर खुद ब खुद लाइक एक्सपायर हो जाता है या फिर वो खत्म हो जाता है। तो वो 4 रीजन है: revocation by notice, revocation by expiry of time, revocation due to non-fulfillment of condition, revocation by death और insanity। तो आपको मतलब ये 4 जो रीजन है उसको एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश करती हूँ। रिवोकेशन बाय नोटिस, मान लीजिए ए ने बी को ऑफर दिया और बी के एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करने से पहले ही ए ने उस ऑफर को वापस ले लिया। तो ये रिवोकेशन बाय नोटिस हुआ। अब रिवोकेशन बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम को समझते हैं। मान लीजिए ए ने कहा कि 5 दिन के अंदर आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और बी ने 10 दिन बाद उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहा, तो ये पहले ही एक्सपायर हो चुका है लैप्स ऑफ टाइम्स की वजह से। अब हम बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। मान लीजिए ये ने कहा बी को कि अगर आपने बैंक से लोन अप्रूव कर लिया तो मैं आपको अपना कार बेचूंगा। अब बी ने लोन अप्रूव नहीं करा, तो ये अपना कार नहीं बेचेगा। अब हम बात करते हैं रिवोकेशन बाय डेथ और इंसैनिटी। अगर प्रपोजर की डेथ और इंसैनिटी की इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेंस से पहले एक्सेप्टर को पता चल जाए, तो वो ऑफर भी रिवोक हो जाता है। तो आशा करती हूँ आपको सेक्शन 6 समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं सेक्शन 7 की। ये बहुत ही सिंपल सेक्शन है। इसमें कहा गया है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी ने आपको ऑफर दिया कि मैं 50,000 में अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, और आपने बोला कि नहीं, मैं 45,000 में उसको खरीदना चाहता हूँ। तो क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? तो इसका आंसर है नहीं। 7 इसको एक्सप्लेन करता है, लाइक अगर आपने जो ऑफर में दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन, उसको उसी तरह से एक्सेप्ट किया है, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। लेकिन अगर आपने उसकी टर्म्स को चेंज करने की कोशिश की या नया कुछ ऐड किया, तो वो ऑफर नहीं मतलब एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा, उसको काउंटर ऑफर ऑफर कहा जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लाइक ए ने कहा बी को कि मैं 50,000 में अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, और बी ने कहा कि ठीक है, मैं 50,000 में खरीदना चाहती हूँ। तो इसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन अगर बी ने कहा कि नहीं, मैं 45,000 में खरीदना चाहता हूँ,
तो इसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे, इसको हम काउंटर ऑफर कहेंगे, क्योंकि इसमें जो मतलब एक्सेप्ट मतलब ऑफर में जो कंडीशन दिया गया था उसको उसी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। और सेक्शन 7 कहते हैं कि जो एक्सेप्टेंस होगा वो हमेशा एब्सोल्यूट होगा और अनक्वालिफाइड होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक सेक्शन से। तो इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या हमेशा वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए आई एक्सेप्ट बोलना जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 8 इसी को एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 8 कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना कंडक्ट या प्रपोजल में दी गई कंडीशंस को फुलफिल कर दे तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस की तरह देखा जाएगा, और इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहा, मैंने एक अनाउंस किया कि अगर कोई मेरा लॉस्ट डॉग ढूंढ के देगा तो मैं उसको 5,000 दूंगा। बी ने बिना आई एक्सेप्ट कहे अपने परफॉर्मेंस या कंडक्ट से क्या किया, लॉस्ट डॉग को ढूंढने और ए को दे दिया। अब ए को जो 5,000 रिवर्ट के बारे में उसने कहा था वो बी को देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी परफॉर्मेंस से आई एक्सेप्ट या वैलिड एक्सेप्टेंस कर दिया है, और इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे लेक्चर के सबसे लास्ट सेक्शन, यानी कि सेक्शन 9 में, जो कि एक्सप्रेस इम्प्लाइड प्रोमिसेस के बारे में बात करता है। पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या हर प्रॉमिस बोलकर ही किया जाता है? कोई ऐसा प्रॉमिस भी है जो जहां हम बिना बोले भी प्रॉमिस कर सकते हैं? तो इसी सवाल का आंसर हमें सेक्शन 9 में मिलते हैं। सेक्शन 9 में दो तरह की प्रॉमिस की बात किया गया है, एक्सप्रेस प्रॉमिस एंड इम्प्लाइड प्रॉमिस। एक्सप्रेस प्रॉमिस यानी वो प्रॉमिस जहां हम बोलकर ही लिख कर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 60,000 में अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, और बी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये इस तरह का एक्सप्रेस प्रॉमिस है। अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड प्रॉमिस की, जो कंडक्ट और बिहेवियर से होता है। जैसे आपने बस में चढ़ा और टिकट लिया, अपने कंडक्टर से ये नहीं कहा कि मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये एक तरह का इम्प्लाइड प्रॉमिस है जो आपने अपना कंडक्ट ये बिहेवियर से बताया है। तो आशा करती हूँ आपको सेक्शन 9 समझ आ गया होगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर यही कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेक्शन 3 से लेकर 9 अच्छी तरह से समझ आया होगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सेक्शन 10 से लेकर 13 को डील करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।